हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपीपीएससी का जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है 2024 18 जनवरी 2024 को जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है उसका डिटेल एनालिसिस। आपको हम जब जैसे-जैसे इस सिलेबस एनालिसिस के डिटेल में लेके जाएँगे, हम इसके एक-एक यूनिट के जैसे-जैसे क्रॉस करेंगे, तो आपके अंदर का जो डर है, वो भी धीरे-धीरे ग्रेजुअली वो डर डाउन होता जाएगा। अभी चूँकि मार्केट में बहुत सारे संशय हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 28 अप्रैल को है। 28 अप्रैल को एग्ज़ाम है और हमें पूरी की पूरी 10 यूनिट्स को कवर करना है और ऐसी कंडीशन में आपके सामने जो है सिलेबस में बहुत बड़ी शफलिंग की गई है। मतलब कुछ टॉपिक यहाँ के उठा के यहाँ, यहाँ के टॉपिक के उठा के यहाँ, इस तरह से कर दिया गया है। तो अभी हमारे सामने सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि इतने बड़े सिलेबस को कवर कैसे करें? तो इसका बड़ा आसान तरीका है कि सबसे पहले सिलेबस की एनालिसिस करें, सिलेबस को समझें, जो पुराना हमारे पास है उसको पढ़ें और जो नया है उसके लिए तो हम यहाँ चैनल पे आपके लिए वीडियो डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट यूनिट उठाते हैं हमारे नए सिलेबस की। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के बच्चों को दिक्कत ना हो और यहाँ लिखा हुआ हिंदी में और मैं इंग्लिश टर्म्स यूज़ करूँ ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस चीज़ को आसानी से समझ सकें। तो पहला टॉपिक है, पहला यूनिट है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये जो नंबर 2, 3, 4 एंड 5 हैं, ये पुरानी हेडिंग्स हैं, है ना? जिसमें कि सॉरी एक्सक्यूज़ मी, यहाँ से नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ये पुरानी हेडिंग्स हैं। 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार, ठीक है? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म ये पुराना दिया हुआ है। इसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय स्वराष्ट्रीय आंदोलन, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी पुराना टॉपिक है। इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये भी हमारा पुराना टॉपिक है। बट ये जो टॉपिक था फर्स्ट वाला जो पुराने सिलेबस में हम पढ़ते आ रहे थे, कौन सा? 2020 से लेकर के 2023 तक के जो हम पढ़ते आ रहे थे, प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनके प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं। इस टॉपिक को इन्होंने थोड़ा सा अलग रूप में करके यहाँ पे चेंज करके इसको डिटेल में दे दिया है ना? यहाँ पे इन्होंने इस पोर्शन में से प्राचीन, मध्यकालीन ये देखिए, इसको एज़ इट इज़ ही रख दिया है, ठीक है? सेम ये वाला और ये जो प्राचीन वाला था, इसके कुछ पोर्शंस को डिटेल में उठा कर के यहाँ पे इन्हें संकल्पना, विचार, ठीक है? मतलब कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़, कौन से? एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, ठीक है? इसमें भारतवर्ष, वेदास, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियाँ, ऋतसभा समिति, इस तरह से इन्होंने पूरे टॉपिक्स डाले हैं। ये टॉपिक्स अपने आप में छोटे-छोटे से टॉपिक्स हैं, है ना? तो इसको कवर करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है, पहले हम उस पे फ़ोकस करें। हम इस पे फ़ोकस करें, हम इस पे फ़ोकस करें, इस पे करें और इस पे करें। रहा भारतीय कल्चरल हेरिटेज, ये जो कल्चरल हेरिटेज वाला टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए आप चाहे तो नितिन सिंघानिया की जो किताब है वो या एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं। लेकिन अभी समय कम है तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम आपको इसके एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ लेके आएँगे, जिसमें कि आपको हम क्वेश्चंस इसके टॉपिक्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सॉल्व कराएँगे जिससे कि प्री आपका सिक्योर हो सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति व साहित्य, ये पहले हमारा यूनिट 1 हुआ करता था, ठीक है? यूनिट 1 हुआ करता था, अब ये हमारा यूनिट 2 में आ चुका है। पहला टॉपिक सेम है, जो मेन इवेंट्स हैं और मेजर डायनेस्टीज़ हैं। सेकंड उनका कंट्रीब्यूशन एमपी के फ्रीडम मूवमेंट में, ये भी सेम है, ठीक है? उसके बाद में जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये सेकंड टॉपिक आपका सेम हो गया। इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक जो है, जो एमपी का आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड स्कल्पचर है, वो भी सेम है। तो ये टॉपिक भी हमारा सेम हो गया। इसके बाद में एमपी के ट्राइब्स एंड देयर डायलेक्ट्स, ये टॉपिक भी हमारा सेम है, पुराना ही है।
उसके बाद में जो एमपी का आर्ट एंड कल्चर है, ये भी टॉपिक हमारा सेम है। इसके बाद में हमारा जो लिटरेचर वाला पोर्शन है, ये भी सेम है। तो देखिए इस टॉपिक में डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो पुराना था वही है। अब इसके बाद में इस हेडिंग को मैं आपको बताना चाहूँगी 1 मिनट। पहले ये देख लीजिए, ये टॉपिक भी लास्ट का जनजातीय व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी ट्राइबल पर्सनैलिटीज़ है वो भी सेम है। अब ये वाला जो हेडिंग है ना, ये वाला, ये जो पहले एक हेडिंग में हुआ करता था, धार्मिक और पर्यटन स्थल, इसको इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया है। इस हेडिंग को इन्होंने तोड़ करके 2 हेडिंग्स में बाँट दिया है ना? जिसमें कि एक हो गया कि प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक व पुरातात्विक पर्यटन स्थल और दूसरा विश्व धरोहर स्थल। तो भई आप ये समझिए कि अगर आप धार्मिक पढ़ते हैं तो भी आप खजुराहो पढ़ेंगे, आप विश्व धरोहर पढ़ेंगे तो भी खजुराहो पढ़ेंगे, आप सांस्कृतिक पढ़ते हैं तो भी खजुराहो पढ़ेंगे और आप विश्व धरोहर पढ़ते हैं तो भी खजुराहो पढ़ेंगे, पुरातात्विक पढ़ते हैं तो भी आपको सांची और भीमबेटका पढ़ना ही है और आपको इसमें भी भीमबेटका और सांची पढ़ना ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हेडिंग्स जो पुरानी थी, उसको इन्होंने थोड़ा-सा शब्दों का हेर-फेर करके उसी टॉपिक को 2 लाइन में लिख के दे दिया है। तो ये भी टॉपिक हमें, इससे भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास में ओल्ड मटेरियल अवेलेबल है, उसी को करते चलिए। एमसीक्यू की जो भी आप किताब रेफ़र करते हैं, उससे एमसीक्यू सॉल्व करते चलिए। अब यूनिट 3 हम देखते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आप देखेंगे जो पुराना हमारा यूनिट 4 था, इसको इन्होंने यूनिट किस में शिफ्ट कर दिया? यूनिट 3 में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। पहले जो भौतिक भूगोल था, ठीक है, मतलब जिसको हम क्या पढ़ते थे, आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है ना? तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो इन्होंने पहले लिखा होता फिजिकल फीचर्स एंड नेचुरल रीजंस, है ना? ये पुराना टॉपिक दिया हुआ है। इसको इन्होंने ब्रेक डाउन, जैसे कि पहले भी किया था, यहाँ पे भी इन्होंने इस टॉपिक को ब्रेक डाउन कर दिया है। पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ, झीलें, है ना? उसके बाद में क्लाइमेटिकल फिनोमिनन यहाँ पे दिया है। क्लाइमेटिकल फिनोमिनन में पहले हम हिडन फॉर्म में पढ़ते थे। अब हमें डायरेक्टली पढ़ना पड़ेगा कि अल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है और आपका दक्षिणी दोलन क्या है, सदर्न ऑसिलेशन, है ना? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? उसके बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जलवायु परिवर्तन के परिणाम जो हैं, वो हमें देखने हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक को आप समझिए कि डिटेल में दे दिया है। तो अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो इससे आने वाले किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप ईज़िली जो है डील कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये जितने भी टॉपिक्स दिए हैं, कहीं न कहीं करंट में आने वाले हवा, तूफ़ान, वर्षा, सूखा विश्व में जहाँ-जहाँ पड़ रहा है उससे संबंधित है। तो ये हमें कहीं न कहीं इसको करंट से रिलेट करके भी करना पड़ेगा, ठीक है? ये याद रखिएगा। उसके बाद में जो ये पुराना टॉपिक था प्राकृतिक संसाधन, इसमें से वन उठा लीजिए, वन इन्होंने रख दिया है। इसमें से खनिज संपदा उठा लीजिए, खनिज इन्होंने रख दिया है और एक इन्होंने यहाँ पे जल रख लिया है, ठीक है? बाकी जो पुराने टॉपिक थे, कृषि हटा दिया, वन्यजीव हटा दिया, राष्ट्रीय उद्यान हटा दिया, सॉरी, अभयारण्य हटा दिया और सफारी हटा दिया है, ठीक है? और ये जो कृषि था, इसकी जगह पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियाँ डाल दिया है। क्योंकि दूसरी हरित क्रांति को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए इसे ऐड किया गया है। ये हमारे मेंस में भी एज़ इट इज़ हेडिंग है ना? तो ये अगर हम ये सब पढ़ते तो ये पूरे टॉपिक हमारे प्री और मेंस दोनों में काम आते हैं। इस बार के सिलेबस चेंज की एक बहुत अच्छी प्यारी चीज़ ये है कि जो टॉपिक्स प्री में दिए हुए हैं, वही टॉपिक्स आपके एज़ इट इज़ मेंस में जो है वो है, लेकिन वो किस में है, डिटेल्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप जो प्री में पढ़ेंगे, कहीं न कहीं आपके मेंस का वो जो है, आप मान के चलिए 40 टू 50% मुझे लगता है तैयारी आपकी हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट है ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, तो वो भी एज़ इट इज़ ही हमने उठाया है। उसके बाद में यहाँ पे डिज़ास्टर रिलेटेड दिया हुआ है, तो ये पूरा आपको करंट से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। एक ये सेंसस वाला टॉपिक है, ये तो पुराना ही है और उसके बाद में इन्होंने जो ऐड किया एक टॉपिक, वो है आपका माइग्रेशन से रिलेटेड, रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन। तो ये जो टॉपिक है, ये पहले 2019 के पहले जो पुराना सिलेबस चेंज जो 2014 में हुआ था, तब ये टॉपिक इसमें था और ये मेंस में भी था। तो ये टॉपिक इन्होंने वापस इसका वेटेज बढ़ाते हुए
इसे यहाँ पे ऐड किया है और इसमें हमें गवर्नमेंट के डेटा को यूज़ करना पड़ेगा कि माइग्रेशन जो हो रहा है वो फिजिकल है या जियोग्राफिकल डिस्टर्बेंस की वजह से है, जो भी है इसका डाटा हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बचा आपका विश्व भूगोल। तो बहुत-बहुत बधाई हो, ये हट चुका है सिलेबस से, तो आपको जो है ये तो एज़ इट इज़ ये वाला जो टॉपिक है बस लिखने का तरीका चेंज हो गया है, टॉपिक वही है और ये जो था ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। बढ़ते हैं आगे, एमपी का भूगोल पे आ जाते हैं। एमपी के भूगोल में भी आप देख सकते हैं हेडिंग एज़ इट इज़ है। यहाँ जलवायु जो लिखा था, जलवायु के आगे इन्होंने बता दिया कि भैया आप तो ऋतुएँ पढ़ लो, तापमान पढ़ लो, वर्षा पढ़ लो। फिर प्राकृतिक संसाधन और खनिज संसाधन जो पहले था, तो प्राकृतिक संसाधन में इन्होंने मिट्टियाँ यूज़ कर लिया और खनिज संसाधन 2 चीज़ खाली रखा है इन्होंने कि आपको मिट्टी पढ़ना है और खनिज पढ़ना है, ठीक है? फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश का जो परिवहन था उसको हटा दिया गया है और यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो कृषि वाला पोर्शन था, कृषि की जगह पे यहाँ पे क्या कर दिया है प्रमुख फसलें और जल संसाधन को ऐड कर दिया है क्योंकि जल संसाधन से संबंधित है सिंचाई, सिंचाई से संबंधित है सिंचाई परियोजनाएँ। तो कहीं न कहीं ये सिस्टमैटिकली अरेंज किया हुआ है और ये तो बड़ा ऑब्वियस है आप तो ऊर्जा को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिर एमपी के प्रमुख उद्योग यहाँ आ जाएँगे जो पहले इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन हुआ करता था एमपी इकोनॉमिक्स में उसको उठा के ज्योग्राफी में डाल दिया है और इसमें आप एमपी के पॉपुलेशन, सेंसस और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, नगरीकरण यहाँ पे भी ऐड किया गया है। लेकिन जो पशुपालन था वो हटा दिया गया है। उद्योग में कृषि आधारित उद्योग तो उद्योग में चले जाएँगे। परियोजनाएँ जितनी हैं वो आपकी यहाँ पर आ चुकी हैं सिंचाई परियोजनाओं में। परिवहन हट चुका है, सिर्फ़ ये टॉपिक आपको नहीं देखना है, बाकी सारे टॉपिक देखने हैं। लेकिन पीएससी का कोई भरोसा नहीं है इसलिए एक सरसरी निगाह तो इस पे हम डाल ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 5 में ये है कि अब तरीका ये हो गया है कि जैसे पहले यूनिट 5 में होता था पॉलिटी और उसके बाद यूनिट 6 में होता था इकोनॉमिक्स। तो अब इन्होंने क्या किया है कि इंडिया का पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स एक साथ और एमपी का पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स जो है पहले ये होता था कि एमपी का पॉलिटी इकोनॉमिक्स एक साथ और भारत का पॉलिटी इकोनॉमिक्स एक साथ होता था। अब इन्होंने पहले इकोनॉमिक पॉलिटी उठाया, तो उसमें इन्होंने इंडिया और एमपी दोनों को ऐड कर दिया। पहले इन्होंने पॉलिटी उठाया, उसमें इंडिया और एमपी एक साथ कर दिया, जो बहुत अच्छा तरीका है। हम इसको कंपेयर करके पढ़ सकते हैं कि अगर आप जो है राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ ही साथ आप राज्यपाल भी याद कर लीजिए। आपने संसद पढ़ा, तो आप विधानसभा याद कर लीजिए। आपने सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा, तो आप उच्च न्यायालय के आर्टिकल्स और उससे रिलेटेड चीज़ें याद कर लीजिए। यहाँ पे है सिंपल सा जो पहले था वही है संविधान सभा, राष्ट्रपति, संसद, कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है ना? फिर आपके फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और जो आयोग थे 10वीं यूनिट में जितने भी आयोग थे उसको उन्होंने सिंगल हेडिंग में डाल दिया है क्योंकि आयोग से क्वेश्चन एक्चुअली इससे बनेंगे भी क्या जो लक्ष्मीकांत में आयोग दिए हुए हैं हमें उन्हीं आयोग को अगर हम करते हैं बहुत अच्छे से तो ये आयोग वाला पोर्शन हो जाता है जिसमें कि आयोग का फॉर्म हुआ इस किस आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टेचुरी है ये सारी चीज़ें इसके मेन फंक्शंस क्या है एट प्रेजेंट कौन है पास्ट में कौन था फर्स्ट कौन था मतलब ये कुछ-कुछ 5-6 पॉइंट्स में एक-एक आयोग आप तैयार करेंगे, हो जाएँगे और मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, तो बस वही है, जो इधर आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, मंत्रिमंडल पढ़ रहे हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा और पंचायत पढ़ना है, नगरीय पंचायत पढ़ना है और जो एक ये ऐड किया है मध्य प्रदेश में सुशासन। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को समझ पाएँगे कि ये हमारा पुराना एमपीपीएससी के सिलेबस में मेंस में टॉपिक दिया हुआ था मध्य प्रदेश सुशासन, ठीक है? तो अब आपको कुछ नहीं करना है उस सुशासन को प्री के हिसाब से पढ़ना है। सुशासन संस्थान, कब सुशासन दिवस मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है ना? और क्या योजनाएँ हैं, सरकार क्या नीतियाँ ला रही है, क्या काम कर रही है, क्या क्रियान्वयन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगा। इसके बाद में एमपी और इंडिया का इकोनॉमिक्स आ जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में आप ऐसे समझिए कि ये जो पहले भारत के इकोनॉमिक्स के टॉपिक देखिए, ये एक हो गया भारत का भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। ये थोड़ा मेंस के जैसा टॉपिक है। अब इसको आप जो है टोटली हमें इसको करंट से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा कि
इसके लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है न्यूज़पेपर, ठीक है? अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या हो सकती है? जितनी भी हमारे यहाँ समिट हुई है, जितने भी हमारे इन्वेस्टर मीट हुए हैं, G20 में भी जो भी हमारे यहाँ समिट हुई है, या कह लीजिए कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, या जो प्रदेश में हम फ़िल्मों को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है? टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसको हमको करंट से रिलेट करके समझ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये टॉपिक नया ऐड हुआ है और इसके हम आपको एमसीक्यूज़ करवाएँगे तो उससे आप शायद इसे बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, ठीक है? ये टॉपिक भी पुराना ही है, जो मेंस में होता था उसको यहाँ पे इन्होंने प्री में ऐड किया है। फिर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, एट लास्ट इन्होंने सिलेबस में इसको ऐड कर दिया है और इसको एमपी के स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में बात की है। उसके बाद एमपी का कृषि उद्योग, ठीक है? उद्योग में भी एमएसएमई, ठीक है? और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आप अगर एमपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे जाएँगे, तो इससे संबंधित लेटेस्ट डेटा आपको मिल जाएगा। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी इसका ऑफिशियली डेटा है, जिसमें कि एक-एक डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कौन-सा प्रोडक्ट वहाँ का बढ़ावा दिया गया है, जैसे बुरहानपुर का केला हो गया, सिवनी का सीताफल हो गया, ये सब हो जाते हैं। फिर उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रगति कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये बहुत अच्छा टॉपिक ऐड किया है। ये इसका डेटा भी हमें ऑफिशियल एमपी गवर्नमेंट की साइट पे मिल जाता है। इसके बाद में ये हो गया एमपी का। आप देख रहे हैं एमपी का वेटेज ज़्यादा है और इसके कंपैरिजन में देखें तो भारत ये पुराना ही है। नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, फिर वित्तीय से संस्थाएँ, इसको बहुत शॉर्ट कर दिया है, जिसमें रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर वित्तीय संस्थाएँ, ये हमको पढ़ना है। उसके बाद भारत की विदेश व्यापार नीतियाँ, जो अभी नई नीतियाँ आई हैं, G20, सार्क और आसियान, ठीक है? इसको हमें पढ़ना है क्योंकि सार्क के हम मेंबर हैं, G20 के हम मेंबर हैं। इसमें जो अफ्रीकन यूनियन है उसका क्या रोल है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, जिसमें कि आप छोटे-छोटे ये 10-10 मिनट की वीडियोज़ इसके देखेंगे तो आप समझ पाएँगे कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 जो कि काफ़ी कुछ सिमिलर है, कुछ ही चेंज हुआ है। पहली हेडिंग देखिए सेम है, या मौलिक सिद्धांत लिखा है या प्रारंभिक ज्ञान लिखा है। सेकंड हेडिंग सेम है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना? साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है उसकी बात की गई है। जस्ट अ मिनट। साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड देयर अचीवमेंट्स। इसके बाद ये स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया। स्पेस टेक्नोलॉजी हम पहले इसी में पढ़ लेते थे। इसके बाद में मानव शरीर संरचना है, ह्यूमन बॉडी पहले भी हमने पढ़ा है, देखिए यहाँ पर। उसके बाद में न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर जो है ये पोषण आहार पोषक तत्व था, यहाँ पे इन्होंने माल न्यूट्रिशन एक टॉपिक ऐड कर दिया है। ये भी पीएससी के मेंस का टॉपिक यहाँ पर डाला गया है। इसके बाद में जेनेटिक डिजीज़ के बारे में है, जिसमें कि इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है किसे? सिकल सेल एनीमिया को। जेनेटिक डिसीज़ तो मेंशन की हुई है, बट यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है सिकल सेल एनीमिया। तो ये भी इतना स्पेसिफिक टॉपिक है कि आप अगर इंटरनेट पे ढूँढेंगे ना, तो इससे रिलेटेड आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएँगे। यहाँ पे हमको गवर्नमेंट की हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज़, फिर इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस डिसीज़, है ना? इन्फेक्शियस डिसीज़ और उनके प्रिवेंशन से रिलेटेड गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो पढ़ने हैं। एसडीजी हमने हमें एमपी के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है और हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है, ठीक है? इसकी अवधारणा, यहाँ पे हमको इसकी अवधारणा पढ़नी है। उसके बाद में एनवायरमेंटल फैक्टर, बायोडायवर्सिटी, तो ये पूरा आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है? और ये आपका डिज़ास्टर वाला पोर्शन आ जाता है। डिज़ास्टर वाला पोर्शन जो है, ये हम वैसे भी डिज़ास्टर वाले जो पोर्शन है, इसको हम वैसे भी किसमें पढ़ते हैं? तो ये हम मेंस में तो पढ़ते ही हैं, मेंस में इसके बारे में अच्छा खासा दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये पोर्शन आ जाएगा, ठीक है? ये सेम एज़ इट इज़ है। तो अब आप यहाँ पे मेरे ख़्याल से समझ पाए होंगे कि जो आप पहले से पढ़ते आ रहे थे पुराने सिलेबस के हिसाब से, इसमें से आपको सिर्फ़
सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। उसके बाद में आपकी स्वास्थ्य नीतियाँ, अच्छे से पढ़ना है, एसडीजी, ये कुछ नए टॉपिक हैं। बाकी टॉपिक्स आपके एज इट इज़ पुराने ही दिख रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो 2 यूनिट है इसमें तो कोई ख़ास चेंज हुआ नहीं है, ये वैसी ही है, सिर्फ़ हमें ये याद रखना है कि जो इंटरनेशनल, नेशनल एंड एमपी का जो भी करंट अफ़ेयर है, वो वैसे ही पढ़ना है जैसे पहले पढ़ते आ रहे थे। नाम की हेरा-फेरी से अफ़ेक्ट ना हो। पीएससी शुरू से ही आपकी साइकोलॉजी से खेलने का काम करते आ रहा है, ठीक है? तो ये साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डालने के लिए ऐसा किया जाता है, बट ये कोई चेंज है ही नहीं इसमें। कंप्यूटर में सिर्फ इन्होंने ई-कॉमर्स को उठा करके हटा दिया है और बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रखी हुई है, ठीक है? यहाँ पे कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान तो वो तो कितने बिट, कितने बाइट और प्रथम पीढ़ी में क्या यूज़ होता था, दूसरी पीढ़ी में क्या यूज़ होता था, ये इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाएँगे। तो वैसे भी पूछता था, ठीक है, यहाँ पे खाली अब उन्होंने उसको लिख दिया है तो हमें इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? एक-एक हेडिंग को। अब यहाँ लास्ट यूनिट पे हम आते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहले हमारा लास्ट यूनिट वाला पोर्शन हुआ करता था, ये पूरा उठा के इन्होंने इसको किसमें डाल दिया है? इसको उठा के इन्होंने पॉलिटी में डाल दिया एक सिंगल लाइन में कि भारत के प्रमुख संवैधानिक प्रमुख आयोग, ठीक है? तो ये आप ये समझिए ये सारे आयोग अभी भी आपको पढ़ने लेकिन उतना डिटेल में नहीं, सिर्फ़ कब स्थापना हुई, मुख्यालय कहाँ है, पहला कौन था, अभी कौन है और इसके प्रमुख आर्टिकल्स क्या हैं, ठीक है? या इससे संबंधित कोई ऐसी स्पेशल न्यूज़ जो कि अभी फ़िलहाल कोई करंट में रही हो, तो वो अगर संबंधित हो तो वो आपको बस देखना है। बाकी बहुत सिंपल तरीके से ये कुछ 2 घंटे में बैठ के आप अच्छे से करोगे तो ये तैयार हो जाता है। अब जो सारा खेल है, जो सारा हव्वा है वो है यूनिट नंबर 10 जिसने कि सबको हिला के रखा है, ठीक है? मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, क्यों भई? क्योंकि इसको इन्होंने अलग से एक यूनिट बना के डाला है कि आपको एमपी के जो ट्राइब्स हैं, वो अलग से पढ़ने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसको समझिएगा, इनका हमको क्या-क्या पढ़ना है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, ठीक है? इनके जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स हैं, वो हमको पढ़ने हैं। इसके बाद में जो मेन ट्राइब्स हैं, उसके बाद में हमको पढ़नी है जो मेन वल्नरेबल अत्यंत पिछड़ी जातियाँ हैं, सहरिया, भारिया और बैगा। 3 जातियाँ हैं, सहरिया, भारिया, बैगा। इन 3 विशेष जातियों के बारे में पढ़ना है। फिर घुमंतू जातियाँ जितनी भी हैं, है ना? उसके बारे में हमको पढ़ना है कि मेन घूमने वाली जातियाँ कौन-कौन सी हैं, ठीक है? उसके बाद इनके जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, वो हमको पढ़ने हैं। देन हम आ जाएँगे इनकी जनजाति परंपरा संस्कृति पे। तो इसके और ये जो स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान है। अभी और सबसे लास्ट में लोक संस्कृति, लोक साहित्य, ठीक है? तो ये जो जितने भी टॉपिक हैं, हमने ये प्लान किया है कि बिकॉज़ ये टॉपिक नया ऐड हुआ है, तो हम आपको इसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में इसके एक-एक टॉपिक सपोज़ हमने उठाया भौगोलिक विस्तार, इसके हम आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में 4 इन्फॉर्मेशन देके हम इसके एक-एक टॉपिक आपके तैयार करवा देंगे, कि एग्ज़ाम में अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है, डेफ़िनिटली इससे 8 से 10 क्वेश्चन आने के मुझे प्रबल चांसेस लगते हैं, ठीक है? तो आपको कुछ ये बिल्कुल ये गारंटी नहीं दे रही हूँ कि क्वेश्चन कैसा आएगा, लेकिन ये गारंटी दे रही हूँ कि क्वेश्चन आएगा तो आपने अगर पढ़ा है तो बाहर नहीं जाएगा। हम इस तरह से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। अब एक चीज़ और समझने वाली है, यहाँ पे मैंने कंपैरिज़न डाला है यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 10 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएँ, प्रमुख राजवंश। आप कहेंगे कि आपने ये तो पहले ही डिस्कस किया, आप फिर से ये क्यों चीज़ को डिस्कस कर रही हैं? पर मैं आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाह रही हूँ, थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना प्रमुख राजवंश पढ़ते हैं, तो इसमें एक राजवंश आता है और वो कौन-सा है? गोंड, ठीक है? जिसका संबंध किससे है? जनजातियों से। और हमारा एक टॉपिक यहाँ पे क्या है? मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। तो क्यों भैया गोंड क्यों ना पढ़े, है ना? फिर है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। अच्छी बात है।
मध्य प्रदेश की जनजातियों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। समझ रहे हैं? टॉपिक आपस में इंटरलिंक है। प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, गोंडों की संस्कृति और साहित्य। ठीक है, कला, उत्सव, साहित्य, स्थापत्य परंपरा, ये टॉपिक और कहाँ गया ये वाला टॉपिक, 3rd नंबर का टॉपिक। ठीक है, ये आपस में तीनों एक ही जैसे हैं, इंटरलिंक टॉपिक हैं। अगर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमारा ये टॉपिक तैयार होता है, ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ये टॉपिक तैयार होता है। समझ रहे हैं आप? जनजातियों की और उनकी बोलियां, ये टॉपिक आप देख लीजिए, बोली साहित्य। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको समझिए, ये जितना हवा बन रहा है, 10वीं यूनिट है, 10 यूनिट है, कुछ नहीं है। आपकी दूसरी यूनिट और 10वीं यूनिट आपस में इंटरलिंक है। हम आपको इसके ऐसे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे कि आप एक टॉपिक यहाँ का पढ़ेंगे, अगर स्वतंत्रता आंदोलन का योगदान, तो आपका ये टॉपिक तैयार होगा। समझ रहे हैं आप? उसके बाद में धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, पर्यटन स्थल, तो चलिए वो तो ठीक है, लेकिन जब आप लोक संस्कृति, लोक साहित्य पढ़ते हैं, इनके त्योहार, उत्सव पढ़ते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं ये पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक स्थल में ये वाला टॉपिक भी आता है। ठीक है, जनजाति व्यक्तित्व यहाँ पर भी है, उसके बाद प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व यहाँ पर भी है। तो ये दोनों यूनिट जो हैं आपस में इतनी इंटरलिंक है, ये एनालिसिस मुझे नहीं लगता कि अ, किसी तरह से आपकी तैयारी को कम करेगा। अगर आप इस एनालिसिस को समझ पा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपका आधा टेंशन तो यहीं खत्म हो गया, क्योंकि ये टॉपिक्स आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। इसमें से सिर्फ ये जो मैंने पहले बताए 2 टॉपिक बाद में ऐड हुए, ये वाले टॉपिक ऐड हुए बाद में, है ना? पुरातात्विक पर्यटन और विश्व धरोहर स्थल। बाकी तो हमारे पास एज़ इट इज़ है। तो क्यों हम इतना परेशान हों? जो हमारे पास एज़ इट इज़ पहले से टॉपिक है, हम एक-एक उठाए और पढ़ते चलें, है ना? और जो नहीं है आपके पास, उसके लिए हम बैठे हैं एमपीपीएससी क्लासेस लेकर के, जिसमें कि हम आपको कंटिन्यू एग्जाम तक के एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे। एक यूनिट की हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि हमारे कराए हुए एमसीक्यूज में से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इस चीज को लेते हैं। एक सेकेंड। तो यहाँ तक कि आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको ये कहीं ना कहीं सहायता करेगा। तो देखते रहिए और समझते रहिए कि कैसे हमें आगे तैयारी करनी है। आपके सामने पूरा एनालिसिस लाइन से रखा है, इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है जिससे कि आपकी तैयारी में किसी तरह की बाधा आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।